हमने थोड़ी सी बात की बेसिक्स की, इल्म को हम अप्रोच कैसे करते हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड यू द एपिस्टेमिक रूट्स ऑफ इस्लाम यस्टरडे, माय व्यू ऑफ एपिस्टेमिक रूट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इस ये जो हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। कल हमने मेथड ऑफ डायग्नोसिस डिसाइड किया, आज हम थोड़ी सी डायग्नोसिस करते हैं। एरिस्टोटल के 1000 साल बाद लगभग इमाम गज्जाली, इनको कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम, प्रूफ ऑफ इस्लाम। ये कहते हैं परहैप्स इस्लाम्स ग्रेटेस्ट थ्योरेटिकल जूरिस्ट, थियोलॉजियन एंड इंटेलेक्चुअल। ही कंक्लूडेड दैट थियोलॉजी, जो हमने पिछले सेशन में समझा कि इट्स मेटाफिजिक्स, इज द ओनली यूनिवर्सल साइंस। यह हर कुछ चीजों से जस्ट a second clear. It's an overarching thing. He wrote in his last and most original and significant work, Al-Mustasfa. मुस्तासफा का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है ब्यूटीफुल। मैंने आज to see what kind of text it is, मैंने इसके PDF में से कुछ पेजेस पढ़े, और वो जो ट्रांसलेशन थी PhD थीसिस है वो किसी की, तो 2 वॉल्यूम्स में, एक वॉल्यूम उसका प्रिंट भी हो रहा है, दूसरा वॉल्यूम मुझे आज ही पता चला है, और फर्स्ट वॉल्यूम मैंने पहले भी जाना था, तो सेकंड वॉल्यूम के बारे में आज पता चला। बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा खूबसूरत ट्रांसलेशन था। तो आई वाज लाइक आई डिड नॉट वांट टू स्टॉप। मुस्तस्फा, इट इज ऑन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उसूल फिक्र, एक किताब है, वो ब्यूटीफुल टेक्स्ट। उसको ये कोट कर रहे हैं, The only universal knowledge among religious sciences is theology. आप अभी समझेंगे universal knowledge क्या होता है। And all other sciences such as law and jurisprudence, prophetic tradition, exegesis are particular sciences. यम छ कुछ एक चीज़ से डील कर, theology search से डील कर। It is the theologian, metaphysician alone who ponders the most general things, और वो क्या है? The being itself. जैसे हम बात कर सकते हैं things in motion की, that would be physics. Then we talk about their interactions with each other and composition, फिर वो होगी chemistry। ये different sciences हैं। अगर ऊपर हम जाएं थोड़ा सा, तो फिजिक्स डील्स विद वन थिंग, केमिस्ट्री डील्स विद वन थिंग, लेकिन साइंस डील्स विद बोथ। साइंस इज मोर यूनिवर्सल देन फिजिक्स। फिजिक्स में ऑप्टिक्स आता है, मैकेनिक्स आता है, डायनामिक्स आता है, काइनेमैटिक्स आता है, ये सारी चीजें, एंड मेनी मोर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब चीजें, वो सबसे यूनिवर्सल है फिजिक्स। फिजिक्स से यूनिवर्सल है साइंस। ऐसे ही अब साइंसेस दूसरे साइड से माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर ये सब मिलके बनाएंगे इकोनॉमिक्स। फिर इकोनॉमिक्स के बगल में ऐसी हिस्ट्री में डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, फिर वो सब मिलके बनाएंगे सोशल साइंसेस, फिर ऐसे आर्ट्स हों, ये सब चीज़ें मिलके बनाएंगे नॉलेज ऑफ बीइंग, है क्या क्या उसके बारे में। एंड द साइंस दैट वुड डील विद being itself would be metaphysics, being as it is. And not just that, metaphysics would deal with being and not being both. What does it mean to be? That's all. ये metaphysics इसके साथ डील करे, इसके साथ फिजिक्स डील नहीं करे, केमिस्ट्री डील नहीं करे। तो ये कहते हैं इसके साथ थियोलॉजी डील करती है। रेवोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है जो रीजन के साथ कंट्राडिक्ट करे, अकल के साथ, लेकिन रेवोल्यूशन काफी ऐसी चीज सामने लाती है जो नहीं समझ सकते हैं इफ इट इज नॉट एडेड विद रीजन। ये गजाली लिख रहा है। फॉर इंस्टेंस, इंटेलेक्ट अलोन नहीं कर सकता डिटरमाइन कि ओबीडियंस टू डिवाइन लॉ इज अ मींस टू सैल्वेशन इन आफ्टर लाइफ। अक्ल इस चीज को, इंटेलेक्ट ये कंक्लूजन नहीं कर सकती डिटरमाइन
कि obedience to divine law is necessary for afterlife में salvation, or that disobedience would lead to damnation. ये अकल नहीं कर सकती, लेकिन अकल इसको गलत नहीं साबित कर सकती. अकल के लिए इनकंसीवेबल ये नहीं है, दैट मीन्स ये अकल के खिलाफ नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये समझना. सो व्हाट डज दैट मीन? इससे अगर आप कंक्लूजन जनरल लगे हाथ में आपको बताऊं, व्हाट इज बीइंग सेड इज साइंस कैन डिस्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट रिलीजन का डोमेन में लगभग साइंस नहीं कर पाता डिस्प्रूव कोई चीज. एफर्मेशन साइंस कर सकता है चीजों की. One can also determine that miracles necessitate the veracity of one who is able to perform a miracle as a proof of his truthfulness. So, if the messenger tells us such, it is the intellect that verifies this by way of it. If the prophet tells us something, हमारी अक्ल हमको वो वेरीफाई करने में मदद करती है, और यही अक्ल को इस्तेमाल करना to verify it is what theology deals with. You should know from the above that one should begin one's intellectual journey. That's why आपको अपनी intellectual journey शुरू करनी चाहिए most universal चीज से. पहले आप वो सीखते हैं, and that is being, very being itself. In the postmodern thought, every literature is same literature. No literature is good or bad. Every literature is similar. And उसमें अगर थोड़ा सा और ऐड करें तो every literature past is a product of patriarchal narratives. तो there are no canonical texts. go to text हमारे पास कोई नहीं है तब, और अगर होगा भी वो go to text भी patriarchy ने प्रोड्यूस किया है. So it would be serving the purposes of patriarchy. But is there any empirical way to think about certain texts as more important and or more canonical than any other? Is there any empirical way? I think there is, and I want you people to think it simultaneously. कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं. Does it do justice with what is inside your heart? हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं. सुकाग ने किताब लिखी, ये आरिफ साहब ने पढ़ ली, अब्दुल्ला साहब ने पढ़ ली, 4-5 लोगों ने पढ़ ली, ये होगी बात खत्म. केओस ने एक किताब लिखी, ये 12-15 लोगों ने पढ़ी. उमर साहब ने एक किताब लिखी, ये मिलियंस ऑफ लोगों ने पढ़ी. कुछ तो फर्क है दो किताबों में. देन द बुक उमर रोड और द वन आई रोड, it creates ripple effects in academics. In what way? Abdullah is also forced to take something from it, or to discuss it, or to criticize, or to quote it. Aziza is also forced. Nasir is forced. Tariq Sahab is forced. A lot of people are quoting, discussing. इससे नई theories निकलती हैं, बहुत सारी. So to understand these theories, जब उमर साहब किताब लिख रहे हैं आपने और उसमें से वो सुनकर की किताब में कोट कर रहे हैं, criticizes it or appreciates it or further adds to it, so it becomes necessary for you to have access to Sokak's book, because all these necessary thoughts जो उसके बाद आए, they are dependent on it, otherwise you wouldn't understand them fully. What are they trying to say? Can I give you an example? I can. To understand Shakespeare, for example, you have to have knowledge of where is the Victorian and the UK की morality coming from. So अगर आप पीछे जाते रहेंगे you will end up on a text called Bible. Similarly, if you want to understand यूसुफ ज़ुलेखा जो यहाँ पे लिखी गई है किताब, उसके रूट्स में जाएंगे कि कहाँ से रहा है सब कुछ. So you'll end up on a text called Quran. So these texts hold, मतलब I'm giving you an example of it. For example, Marxism में, if you read a text अभी का कोई मार्क्सिस्ट लिख रहा है, you want to go back thinking where does it come from. एक वक्त पे कार्ल मार्क्स आएगा, एक उससे पीछे जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी. You'll end up somewhere. ऐसे फेमिनिज्म के साथ अगर आप ये करेंगे, आप पीछे चलते जाएंगे, आप वो क्या नाम था उनका, वो जो पहली थी, Wollstonecraft,
अब वहां पे नहीं रुकेंगे फिर, क्योंकि वो भी एक कैनोनिकल टेक्स्ट हो जाएगा। उससे पहले जाएंगे तो आप रुकेंगे जॉन लॉक पे, तो जॉन लॉक कैनोनिकल टेक्स्ट हो जाएगा। जॉन लॉक से पहले चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल कैनोनिकल टेक्स्ट हो जाएगा। और एरिस्टोटल से और आगे चले जाएंगे तो आप पहुंचेंगे प्लेटो, प्लेटो बिकम्स कोर टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज, ये लगे हाथ में कह रहा था कि हाउ इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड लेटर टेक्स्ट, व्हाट दे मीन एंड ऑल, द अर्लियर टेक्स्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट। देन वन शुड मूव फ्रॉम देयर बाय डिग्रीज टू पर्टिकुलर्स। फिर आप पर्टिकुलर्स पढ़ते हैं, पहले आप जनरल पढ़ते हैं। समहाउ यही हम करते हैं आज, लेकिन हाउ आर वी डूइंग इट डिफरेंटली वो अगले कुछ मिनट में आपको समझ आएगा। हम पहले यही पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज पढ़ते हैं, बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, जनरल फिजिक्स पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। फिर हमारी स्पेशलाइजेशन हो जाती है 10वीं के बाद, पहली चूज आवर सब्जेक्ट। फिर 12वीं के बाद एक और स्पेशलाइजेशन होती है, वी चूज आवर सब्जेक्ट। फिर 3 साल किसी के लिए 5, किसी के लिए 4, फिर वो और एक स्पेशलाइजेशन। सो वी आर डूइंग इट दैट वे, मूविंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, एंड बाय दैट वन कैन एस्टेब्लिश द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जो हमने कल बात की थी, फर्स्ट प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश करना, ऑफ ऑल द रिलीजियस साइंसेस इंक्लूडिंग द बुक, द सुन्ना, द वेरासिटी ऑफ द मैसेंजर. So theology becomes the most important science. Theology is the most exalted knowledge in rank, given that all other particulars proceed from it. जैसे Quran becomes the most important text because all other texts start from it. Karl Marx's Das Kapital becomes most important book because all the other books proceed from it. The Constitution of India becomes what? हर context में कह रहा हूँ, Indian law में ये वाली book becomes most important. Traditionally, metaphysics was studied. आप ये simultaneously ये भी सोचिए कि आप ये किस हद तक कर चुके हैं। जब आप इस्लाम के, जब आप रफ़ेदान पे कर रहे होते हैं ना लड़ाई आपस में, आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरिस्ट जिसको कहें, आप उस पे बहस कर रहे होते हैं, ठीक। उसके पीछे अगर आप चलते जाएंगे वो कितने स्टेप्स रिमूव्ड है फ्रॉम द कैनन, आपको तब पता चलेगा जिन बहसों में आप पढ़े हैं। ट्रेडिशनली मेटाफिजिक्स वाज स्टडीड, उससे पहले भी कुछ एक स्टडीज की जाती थी, पहले इसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया जाता था। उसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते थे, क्वालिटेटिव आर्ट्स, ग्रामर, लॉजिक और रेटोरिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। और ये 3 सब्जेक्ट्स, ग्रामर इज ये कानून है लैंग्वेज का, और लॉजिक है कानून अक्ल का। ग्रामर जब उस पे होल्ड होगा तब आपका लफ्ज़ों पे होल्ड है, लफ्ज़ों पे होल्ड है, अब आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो लॉजिक होना चाहिए, और लॉजिक वुड बी देयर। नाउ वी वांट टू यूज परसुएजिंग लैंग्वेज, फॉर दैट यू नीड रेटोरिक। ये 3 चीज़ें इसको कंप्लीट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आर्ट ऑफ वर्ड्स, दे वर कॉल्ड ट्रिवियम। ये कल तक ऐसे ही होता था, पहले यही पढ़ाते थे सबको, ग्रामर, लॉजिक और रेटोरिक। मैंने किसी से कहा कि कुछ कहो, और उन्होंने कुछ कहा, मतलब वो जोक में हो रहा था, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो ही सेड द वर्ड कुछ। आजकल के माहौल में ये बहुत होता है, और अगर ये लॉजिक की दुनिया में जाएंगे देन द पर्सन वाज रॉन्ग इन डूइंग दैट बिकॉज आई हैड नॉट यूज्ड कुछ एज अ नाउन। ठीक, एक और एग्जांपल, मैं कल किसी को कह रहा था, कल या परसों, आई डोंट रिमेम्बर, आपने ऐसा नाम क्यों रखा है खुद का, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बनाया, आपने क्यों ऐसा नाम रखा है? He said, नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया। दिस इज सच अ फ्लॉड लॉजिक। मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। तो ऐसे तो कह सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने बनाया, माँ बाप ने भी नहीं बनाया। ऐसे कह सकते हैं नेचर के फोर्सेस ने बनाया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने भी नहीं बनाया। लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे पर्पस ने मुझे बनाया, जिसके लिए बना था, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। एरिस्टोटल ने इसको बहुत टाइम पहले डिस्कस किया है, कॉजेस क्या होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना ज़रूरी नहीं है कॉजेस का। योर इमीडिएट कॉज कैन बी योर पेरेंट्स, बट योर फाइनल कॉज कैन स्टिल बी गॉड। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल
इसका फर्दर क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट हम जो ये ज़मीनी सतह पे हमारी बहसों में कर रहे होते हैं, what it lacks is knowledge of grammar, knowledge of logic, most of marketplace argumenting, and that includes all these isms, including Islam, most of argumenting on ground, and more so postmodern argument. That's all devoid of grammar, devoid of logic, and devoid of rhetoric. You can ask Hasin, go trivium makro, और go quadrivium. इसके बाद हम क्वांटिटेटिव साइंसेस पढ़ते थे. That would be art of numbers or quantity, arithmetic, geometry, harmony and astronomy. इसको quadrivium कहते थे. इन्हीं को आज लिबरल आर्ट्स कहते हैं. जब मास्टर आप कर लेते थे इन चीज़ों को, हम में से कोई इनको मास्टर नहीं करता. ना, zero. I haven't come across any. हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट who has mastered grammar, logic, rhetoric, arithmetic, geometry, harmony and astronomy. अब एस्ट्रोनॉमी को समझने के और भी तरीके हैं. एस्ट्रोनॉमी नीड नॉट बी मतलब पार्ट ऑफ इट. बेसिक साइंसेस कैन बी. उस जमाने में बेसिक साइंसेस वर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा. तो इनको मास्टर करने से इट फ्रीज योर माइंड फ्रॉम फॉल्टी थिंकिंग. जैसे अगर आप लिस्ट ऑफ वो पढ़े ना फैलेसीज, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी. द वे यू आर्ग्यू, लॉट ऑफ मिस्टेक्स क्या होती हैं. तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे, अकल के कानून, लफ्ज़ों के कानून, एंड ऑल दिस, you would understand, you would keep yourself free from faulty thinking. नसीरुद्दीन अल-तुसी बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी शिया जाफरी स्कॉलर हैं और इस्लाम की हिस्ट्री में बहुत बड़ी हस्ती. वो अपनी एथिक्स में लिखते हैं कि ये जो 7 साइंसेस है जो मैंने आपको इससे पहले बताई, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, हार्मनी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लॉजिक एंड रेटरिक, ये फाउंडेशन है इल्म की. When you are armed with these essential tools, इनको उसूल का टूल कहता है, ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज कर रहा है. When you are armed with these essential tools, students went on to study theology, जो हमारे बच्चे अभी नहीं करते, फिर आते हैं एथिस्ट बन के. लॉ, कानून पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चे अभी नहीं करते, फिर आते हैं कम्युनिस्ट बन के. और मेडिसिन, the 3 advanced studies of pre-modern world. प्रीमॉडर्न वर्ल्ड में यही 3 थे और यही आज भी हम कह सकते हैं, बट आज ये डिवाइड हो गई है. ये डिवीजन जो था इसमें लॉजिक भी था. थियोलॉजी करता स्पिरिचुअल सेंस ऑफ ह्यूमन को टच. आजकल स्पिरिचुअल सेंस ऑफ ह्यूमंस को टच करने का इल्म नहीं है कोई. क्यों नहीं है? उसके फिर से रूट्स फलसफे में ही है, क्योंकि मेटाफिजिक्स का जो एंड कर दिया यूरोप ने, तो उसके बाद दे स्टार्टेड कि हम जो है उसी पे नज़र रखेंगे. तो थियोलॉजी वाज ऑलमोस्ट एंडेड और उसके रिजल्ट आपको दिख रहे हैं. ये हो गया थियोलॉजी, स्पिरिचुअल सेंस ऑफ ह्यूमन के साथ डील करता था. लॉ करता था सोसाइटी के साथ डील. तो इसी में आएगा आजकल के इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, ये सब चीज़ इसी में आएंगे. और मेडिसिन भी यूज टू डील विद फिजिकल बॉडी. इसमें आएंगी साइकियाट्री, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, सब चीज़ें इसमें आएंगी अभी की मॉडर्न वर्ल्ड की. तो तीनों चीज़ें कवर हो गई, स्पिरिचुअल बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड सोसाइटल बॉडी. इनमें से थियोलॉजी सबसे बड़ा एग्जॉल्टेड इल्म माना जाता था बहुत मुस्लिम एंड क्रिश्चियन वर्ल्ड में. और मैं तो कहूँगा इन्होंने सिर्फ यहाँ पे इसको लिमिट करा. मैं आई वुड से ऑल ओवर द वर्ल्ड he is limited to Muslim, because if you study the Hindu philosophy, they also divided knowledge into 2 types, par vidya and apar vidya. In the higher knowledge they would consider this theological knowledge, and in the lower knowledge they would consider all physical knowledges. तो मेरा जो relevance of Indian philosophical thought है उसमें मैंने डिस्कस किया है. कैन फाइंड दैट ऑन माई ब्लॉग. उसमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ इसके साथ भी डील करता है, पार विद्या, अपार विद्या के साथ थियोलॉजी. और इसकी फाउंडेशन क्या थी? मेटाफिजिक्स, व्हिच वुड डील विद बीइंग क्वा बीइंग. सो दैट मीन्स एग्जिस्टेंस के साथ ही डील करना डायरेक्टली. आप डील कर सकते हैं फॉर एग्जांपल चेयर के साथ, चेयर की शेप कैसी होती है, ये सब चीज़ें, दैट वुड बी पार्ट ऑफ फिजिक्स. एक और मैथमेटिक्स. आप डील कर सकते हैं बुक के साथ, दैट वुड अगेन बी पार्ट ऑफ फिजिक्स. ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं. बट once you get into
what is there in chair and these things, the very being of these things, कि existence कैसे है इनकी, ठीक है, पहले नहीं था अब है, existence itself, उसकी essence, उसको समझना would be metaphysics. Given that even science seeks to know ultimate causes of things, ये हमने कल पढ़ा कि science भी ultimate cause को ही ढूंढती है. All scientific knowledge is also universal, but whereas the natural and mathematical sciences achieve universal knowledge of particular things, universal knowledge of particular thing, जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था ग्रेविटेशनल लॉ का, it deals with a particular thing, the attractive force between the science is trying to go beyond that, they are trying to unify these forces. जैसे आइंस्टीन ने दो फोर्सेस को यूनाइट किया, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, यूनाइटेड देम इनटू वन फोर्स, कि ये एक ही फोर्स है एक्चुअली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो वो वर्क हो रहा है. अभी वी माइट एंड अप ऑन ए थ्योरी ऑफ एवरी फोर्स, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कि जो सब फोर्सेस को डिस्क्राइब कर पाए. सो साइंस इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट, बट इट इज अगेन नॉलेज पर्टिकुलर थिंग्स और मोड ऑफ बीइंग. मोड ऑफ बीइंग मतलब हाउ इज दैट थिंग, उसके साथ डील करेगा, द पर्टिकुलर वे द थिंग इज. Metaphysics studies beings from the formality of their existence itself, and therefore is the most universal science. I wish to know how is it simply, and then why is it? ये उतना पीछे चला जाता है. Why is there something rather than nothing? वहां तक चला जाएगा. Hence, there is no being or mode, कोई भी चीज के तरीका होने का जो मेटाफिजिक्स से बाहर रहेगा. कोई चीज हो ही नहीं सकती. अगर आप ये कहोगे नथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स, वो नथिंग को भी स्टडी करेगा. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी. ये जो कहते हैं ना इंडियंस की, द कांसेप्ट ऑफ जीरो, इट वाज अ वेरी बिग थिंग टू डू, टू कंसीव. यू कैन कंसीव समथिंग, टू कंसीव नथिंग इज एन अचीवमेंट, एंड टू गिव इट अ फिजिकल एसेंस इज समथिंग. It's something. It's very interesting. Nothing is something. तो इस फिलॉसफी को कहते हैं शून्यवाद, nothingness. So that concept did come out of Indian philosophy. तो ये एक है ना हमारा एक और मसला, to consider everyone nothing and we as something. So they gave this concept and it revolutionized a lot of things. Hence there is no being or mode that falls outside metaphysics. ये मैंने नसीरुद्दीन अल तुसी इनके बारे में बोला, he is credited with trigonometry. Probably he created trigonometry and he was the finest scientist in the world in his time. Philosophy इस्लामिक सिविलाइजेशन के डे वन से हिस्सा था. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक सहाबा थे, वो हुजूर के पास आए और बैठे कहीं दूर, वहाँ पे बात चल रही थी मस्जिद नबवी में. तो हुजूर ने उनसे बोला पास आ. तो थोड़ा पास आ, कुछ देर बाद बोला और पास आ, और पास आ. ऐसे 3-4 बार बोलते गए. तो और वो रिवायत करते हैं साहब कि मैं इतना पास आ गया कि मेरी नीज उनकी नीज को छू रही थी. तो हुजूर ने कहा कि तुम सवाल पूछने आए हो. तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड सब याद नहीं, मफहूम मैं समझा दूंगा. तो कि वो कहते हैं कि सवाल बोलोगे या मैं खुद बोल दूं? तो कहते हैं आप ही बता दीजिए. तो हुजूर ने बोला तुम पूछने आए हो इविल एंड गुड के बारे में, गुड एंड इविल. तो सही और गलत, ये अभी भी ये बहस चल रही है दुनिया, सही और गलत की, गुड एंड इविल कहाँ से आता है. एंड व्हेन आई रेड दिस हदीस आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज आई हैव बीन आर्ग्यूइंग लाइक दिस फॉर लॉन्ग नाउ. वेरी इंटरेस्टिंग है. तो कहते हैं कि तो कहते हैं बिल्कुल मैं यही पूछने आया था, ये साहब ही कहते हैं. तो वो कहते हैं अब जवाब दूं या खुद जवाब दूं? वो कहते हैं अगर मुझे जवाब पता हो तो तुम पूछते ही क्यों? कहते हैं इसके मुफ्ती तो आपके दिल में है. तो हाथ की 2 उंगलियां जोड़ते हैं, 3 उंगलियां, and places his hand on his chest. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं, सीने की जगह, ये हार्ट दिल की जगह, और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा दिल इस पे मुफ्ती है, जो इस पे फतवा पास करता है कि सही क्या है गलत क्या है. Now that's our epistemic root of good and evil.
How do you know what's good and evil? My heart tells me what is good and evil. Now, इसको थियोलॉजी कैसे सबस्टेंशिएट करेगी? ये जो आकिब साहब है, ये कहते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो why do people disagree on good and evil? जेन्युइन सवाल है, थियोलॉजी इसी के साथ डील करेगी कि how do I reconcile these two things? तो ये हमारे डे 1 से ये चीजें इस समय थे. Presence of prophet क्यों important? How does prophet become a proof? See, prophet becomes proof a priori. He is proven itself. He does not need further proof. वो कैसे होता है? Fit yourself in the shoes of Hazrat Ubay ibn Ka'b for a while. 2 मिनट के लिए सोचिए ये personality as if you are sitting as a security camera there when this incident takes place. आप वो CCTV कैमरा है, हुजूर के पास जाते हैं, ये सोचेगा 2 मिनट के लिए कि ये कैसे हुआ होगा. How is prophet proof in himself? कि आगे पूछने की जरूरत नहीं है. उबय इब्न काब हुजूर से एक सवाल पूछता है रिगार्डिंग कुरान. हुजूर जो जवाब देते हैं that creates more doubts. उबय इब्न काब इसको नरेट करते हैं और कहते हैं कि उस मोमेंट पे मेरे दिल में ईमान उतना भी नहीं बचा जितना जहालत के दौर में था. जहालत का दौर मतलब हुजूर पाक से पहले का दौर. कहते हैं उस जमाने में ज्यादा ईमान था मेरे दिल में जो इस मोमेंट पे था. इतना ज्यादा हुजूर के जवाब ने उनको ये कर दिया, उनकी अक्ल के खिलाफ जवाब. बिल्कुल वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, राइट? आपने उम्र भर पढ़ा है 1 और 1 2 होता है. आप कुरान में कहीं पे देखते हो 1 और 1 5, क्या करोगे? हालत खराब नहीं हो जाएगी आपकी? आपने उम्र भर सीखा है चोरी नहीं करनी है, कुरान आपको कहीं कह देगा कि चोरिया इस अच्छा है काम करना, चोरिया क्या करो? हैरान हो जाओगे ना, परेशान हो जाओगे ना, क्या करूं इसके साथ. उबय इब्न काब यही हाल है. कहते इतना भी ईमान नहीं रहा जितना जहालत के दौर में था. फिर क्या कहते हैं उसके बाद? कहते हैं अगर हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ न रखा होता तो आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड. अभी जो हुजूर का सीने पे हाथ रखना है ये उबय इब्न काब के एविडेंस है खुद में, बिकॉज समथिंग हैपेंड टू हिम एट दैट मोमेंट व्हिच ही रियलाइज्ड, जिससे उनको हकीकत समझ आई चीज. फॉर दिस पर्सन, ये वाले साहबा जो गुड एंड एविल का ये कर रहे हैं, उसके लिए ये पूछने से पहले ही सबूत बन गए जब हुजूर ने यहीं से बोला. वैसे ही उसके लिए जिसने हाथ में पेबल्स रखे थे और कहा कि मेरे हाथ में बताइए क्या है तभी ईमान लाऊंगा, तो हुजूर ने वापस बोला मैं बोलूं या ये कंकर खुद बोलेंगे, और कंकरों से आवाज आई. ये उनके लिए एविडेंस है, हमारे लिए नहीं हो सकता. हमारे लिए मैंने आपको कल एविडेंस बताया क्या, हमारे लिए इन सब एविडेंसेस का एक साथ होना एक एविडेंस है. हमारे लिए और भी बहुत सारी एविडेंसेस. इज्मा ऑफ सहाबा हमारे लिए एविडेंस है, इज्मा ऑफ फर्स्ट मुस्लिम्स, and a lot of things that can be said. So within the first century of Islam ये थियोलॉजिकल बहसें शुरू हो चुकी थी. और जब मुस्लिम्स ने एनकाउंटर किया पेरिपेटेटिक स्कूल्स ऑफ इजिप्ट, ये हो गए एरिस्टोटलियन स्कूल्स. एरिस्टोटलियन स्कूल इजिप्ट के, लेवांट के, पर्शिया के, इनको जो फर्स्ट इनके साथ एनकाउंटर्स हुए तो दे हैव टू ग्रैपल विद दीज क्वेश्चंस. अर्ली डिस्प्यूट्स हमारी उम्मा में मेटाफिजिकल डिबेट्स पे हुए अबाउट लोगोस, कलिमतुल्लाह. ये बहस शुरू होगी जब क्रिश्चियंस के साथ हमारा लेन देन हुआ, बिकॉज कुरान हज़रत ईसा को अल्लाह ताला का कलिमा बोलते हैं, इज द वर्ड ऑफ गॉड. और यहाँ से हमारा मानना था कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड. फिर हमारा मानना था कुरान इज अनक्रिएटेड, इट इज इटर्नल. इफ कलिमा ऑफ गॉड इज इटर्नल, अनक्रिएटेड, देन जीसस इज आल्सो अनक्रिएटेड. यहाँ से शुरू हुई बात. यह है थियोलॉजिकल बहस. और क्रिश्चियंस इसमें इंटरेस्टेड क्यों थे? क्योंकि बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन स्टार्ट्स विद दिस, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड. पहली वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन की. तो वहीं से शुरू हुई. मुअतज़िला
वाली लड़ाई और कुछ मतलब हमारे यहाँ भी ये वैसे शुरू हो गई। तो हमारी जो नेशन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन था वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुआ इन कन्वर्ट्स से, जिनकी अपनी प्रायर फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग थी एरिस्टोटलियन थॉट में। तो और ये अर्ली क्रिश्चियंस, अरब क्रिश्चियंस जो वर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद एरिस्टोटल, प्लेटो, प्लॉटिनस एंड अदर्स, और उनको वो ट्रांसलेट कर रहे थे इस दौर में। इसने और टीज किया इंटेलेक्चुअल थर्स्ट को मुसलमानों की, और मुसलमान भी इन चीज़ों को दे स्टार्टेड टू रिलिश दीज टेक्स्ट्स व्हिच वर फिल्ड विद चैलेंजिंग आइडियाज। मॉरल फिलॉसफी में एरिस्टोटल की निकोमेकियन एथिक्स, जिसमें से हमने पढ़ा, ये बेसिस बन गया रिलीजन के सिस्टमिक मेथड ऑफ एथिकल इंक्वायरी का। लेकिन ये उम्मा उस वक्त भी फर्मली रूटेड थी कुरानिक और प्रोफेटिक टीचिंग्स, उससे बाहर ये काम नहीं हो रहा था। तो इंक्रीजिंगली वक्त के साथ इस्लामिक राइटिंग्स जितनी भी आप देखेंगे मुस्लिम स्कॉलर्स की, दे स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हेलेनिस्टिक रिगर। हेलेनिस्टिक मींस पोस्ट Alexander Greek, before the rise of Romans and after Greek, after Alexander. After Alexander means after Aristotle. Aristotle से Romans तक का वक्त is called Hellenic time, Hellenistic time, sorry. तो Hellenistic time जो है इसको अलग से हम क्यों डिनोट करते हैं? Because this is golden age of Greeks. इसी में किया जो किया सबसे, it's the peak of Greek thought. Many traditionalists view this new influence as a dangerous foreign innovation. ये जो मुसलमान एरिस्टोटल को उठा के डालने लगे दीन में, इसको समझा कि ये बड़ा ये गलत। But their concerns had little impact. इसमें सबसे बड़ी हस्ती है अहमद बिन हम्बल, चौथे इमाम, और कुछ खलीफा भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे इस थॉट से। उनका नाम शायद मामून ही था, तो वो एक कैलिफ थे who started accepting this rationalist school of thought as mainstream Islam and started forcing it on Muslims. But इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहा। That means कलाम schools of thought जहाँ थियोलॉजी हो रही थी, they became mainstream, जिसमें अशअरी, मातुरिदी ये schools हैं। So in the early period of Islam's rapid spread, philosophy and metaphysics बन गए core subjects हमारे। मुस्लिम स्कॉलर्स का बहस इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा होती थी। इब्न सीना 1037 में आर्ग्यूएबली दुनिया की हिस्ट्री के सबसे महान लोगों में से एक। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द लाइक्स ऑफ प्लेटो, आइंस्टीन, ठीक, उस लिस्ट में वी पुट इब्न सीना एज लाइक ग्रेट ब्रेन. So he did more to introduce Hellenistic thought into the Muslim world than any other scholar. ये भी Aristotelian thought से बड़ा मुतासिर थे. अल-नजह इनकी किताब है, उसमें ये लिखते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में. The subject of metaphysics is the existent, in as much as it applies to the principle of existence, in as much as something universal attached to it, such as unity, multiplicity, potentiality and actuality, eternity and coming into being, cause and effect, universality and particularity, completeness and ये सारी चीज़ें मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं. इमाम गजाली पहले इब्न सीना के वर्क में खुद को डुबोया है. एक किताब है उनकी मकासिदुल फलासिफा, जिसमें वो एक अनबाइस्ड व्यू देते हैं इब्न सीना का, लेकिन वो जनरल फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं. उनके टाइम पे जनरल फिलॉसफी वाज इब्न सीना. तो इट्स लाइक एज अ समरी, न्यूट्रल समरी ऑफ इब्न सीना's थॉट. फिर लेटर इन हिज लाइफ ही गेव ए स्कैथिंग क्रिटिक ऑफ दोज कंक्लूजन्स. किस किताब में? तहफ़तुल फलासिफा. पहले मकासिदुल फलासिफा, फिर तहफ़तुल फलासिफा. तहफ़तुल फलासिफा इज इनकोहेरेंस ऑफ फिलोसफर्स, जिसमें उन्होंने जज किया उनको, उन चीज़ों को जो इनकम्पैटिबल थी इस्लाम के साथ. Despite his assault on philosophers, Ghazali recognized the immense value of metaphysical insights. तभी तो उन्होंने पहले ये वो philosophers लिखी. That means वो वहीं पे डूबे. ये काम उनसे पहले भी एक हस्ती कर चुके थे, इमाम अबू मूसा अल-अशअरी.
वो क्या थे, वो खुद पहले मुअतज़िली थे, उन्हीं से सीख के आए, उन्हीं के कानून उठाए, उन्हीं पे अप्लाई किए. सो Ghazali recognized this value of metaphysical insights as well as their rigorous method of material and formal logic. है क्या वो, मैं आपको material और formal logic के बारे में, I feel so sad for our times कि logic is such, it's a bedrock of all thinking and it's not taught at all. Material logic कहते हैं, it's a kind of logic which is valid only a particular scenario. It's not universally valid. And universally valid होता तो उसको formal logic कहते. So ये जो method of material and formal logic था, ये इसकी immense value गजाली दिखाते हैं in developing sophisticated defenses of religion. आज वो sophisticated defenses religion की नहीं है, इसीलिए क्योंकि we have done away with it. हम diagnosis कर रहे हैं. अब इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, what do I mean to say? I mean two things. One is defense of religion as in debating, arguing, presenting of thought. मैं और Aziza is the defender of religion. I am its critique. You people are listening. Aziza has these tools. She needs these tools so that she refutes me and defends religion in front of all of you. That's one kind of defense. But that's not all the defense. Another defense is, for example, Umar. Umar is a living being, right? खुद मुख्तार है, सॉवरेन इंसान है, अक्ल दी है अल्लाह ताला ने, दिल दिया है, सोच दी है, वो उसको यूज नहीं करेंगे क्या? करेंगे. उसको भी तो फोर्टिफिकेशन चाहिए पर्सनल. वो क्या करेगा, वो कौन करेगा पर्सनल फोर्टिफिकेशन? पर्सनल फोर्टिफिकेशन वुड बी गिवन बाय दीस साइंसेस, लॉजिक एंड ऑल. इसमें एक बेसिक असम्पशन है अभी. वो क्या है? वो असम्पशन ये है कि अगर सही रेटरिक, सही लॉजिक, सही ग्रामर, सही एस्ट्रोनॉमी, वो जो हमने आर्ट साइंसेस पढ़ी थी, अगर वो इंसान उस दायरे में रहे, he would necessarily end up to be a Muslim. इसका कहने का मतलब, अगर शिनी गुमराह हुई है तो दैट मीन उसका लॉजिक पे होल्ड नहीं था. अगर सुल्का गुमराह हुआ है दैट मीन ग्रामर नहीं समझ आता था. आप समझ रहे हैं? अगर इन चीज़ों पे होल्ड होता तो ये हुआ ही नहीं होता. एंड इट इज, in my opinion, obviously we can debate on it someday, मेरे ओपिनियन में यही हकीकत है कि we are not equipped with these tools and we venture into territories of modernism, postmodernism, feminism, communism, socialism, capitalism, allism, including Islam, and come out क्या इतना सच नहीं कहीं, and we lose more than we gain. So he cogently argued, Imam Ghazali, for the study of logic, for logic is the grammar of thought, and he wanted it to be required for jurists and theologians. ये जो मेटाफिजिक्स की बहस करते हैं सब लोग, उनके लिए ये फर्ज है लॉजिक को समझे. इसीलिए इनकी जो किताब है ना, अल मुस्तस्फा 5 किताब है. First 5 books deal with logic. He talks about method of demonstrative proof in Mustasfa. But demonstrative proof, अब ये भी चीज़ है ना, demonstrative proof would be representative proof, एक मॉडल बनाना किसी चीज़ का. So not real evidence, it's an evidence in the form of some representation of the object. So in the introduction of Al-Mustasfa, Imam Ghazali लिखते हैं, this prologue to logic is not part of jurisprudence. It is not even an introductory part of it. यह ही नहीं, इसका इंट्रोडक्शन नहीं है. Indeed, it is introduction to all knowledge. Logic इंट्रोडक्शन है हर इल्म का. Moreover, someone who has not mastered it is not trustworthy in sciences. जिसने लॉजिक को मास्टर नहीं किया वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं. अब देखिए हमारे माशरे में लॉजिक इज थॉट का ग्रामर. You are born with it, most of it, and that's why it appeals to you easily. That's why most of modernists, atheists, and all these people, they appeal to logic, and there isn't a community farther away from logic than this. There isn't. मतलब अगर आप गलत स्टेटमेंट बोले ना, आप मोर लॉजिकल होंगे.
than most of these people who appear to be logical. They're not. लॉजिक के हाईएस्ट प्रोपोनेंट्स कौन रहे हैं? आपको हैरानगी होगी सुन के, आपको हैरानगी होगी। लॉजिक के सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स रहे हैं पीपल हु बिलीव इन गॉड। इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। लॉजिक के बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स आर द पीपल हु बिलीव्ड इन एन एब्सोल्यूट। आफ्टर अ सेंचुरी आफ्टर गजाली, आफ्टर अ सेंचुरी आफ्टर अल गजाली's दिस क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसफर्स, जिसमें वो हेटेरोडॉक्स, वो बिलीव्स जो इस्लाम के साथ नहीं है, उनको क्रिटिसाइज करते, तहावतुल फलासफा, इनकोहेरेंस ऑफ फिलोसफर्स, और ये जो एरिस्टोटलियन इन्फ्लुएंस था। एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरे 100 साल बाद इनके, इब्न रुश्द, इनको एवेरोस कहते हैं अंग्रेज। बहुत बड़ी हस्ती, ये भी बहुत बड़े एरिस्टोटलियन स्कॉलर, बहुत बड़े जूरिस्ट खुद में। तो इन्होंने बहुत तगड़ी क्रिटिक लिखी गजाली की, तहाफतुल तहाफा, इनकोहेरेंस ऑफ इनकोहेरेंस। मतलब गजाली की इनकोहेरेंस वाली किताब में क्या क्या इनकोहेरेंस है, ये इन्होंने लिखी। और वेस्टर्न क्रिश्चियंस ने एवेरोस के थॉट को एम्ब्रेस किया, एम्ब्रेस्ड इट। लेकिन हमने एवेरोस को, उसके फिलोसॉफिकल थॉट को रिजेक्ट किया। और हमने क्या अडॉप्ट किया? हमने गजाली को अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन हमने गजाली के सुपरफिशियल विजन को अडॉप्ट किया, जिसमें वो क्रिटिक कर रहे थे फिलॉसफी का, ये बिना जाने कि उनका अप्रोच तो खुद फिलोसॉफिकल था। हमें सिर्फ उनसे क्या देखना था? वही जो वो दिखाना चाहते थे कि लॉजिक का रोल क्या है दीन में, इसकी कन्फाइंस क्या है, वो हम नहीं समझे। हमने सिर्फ इतना लिया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है फिलॉसफी को, उठा के पटक दो गली में। दिस डिड नॉट सर्व द स्कॉलस्टिक कम्युनिटी, या हमारे स्कॉलरली वर्ल्ड को बेनिफिट नहीं किया ये सोच, as it failed to profit from Ghazali's understanding of philosophy's power to produce formidable scholars who could provide a muscular defense of Islam against ideological threats, जो इस्लाम का दिफा कर सकते थे। ऐसी हस्तियां प्रोड्यूस करना, ये वही कर सकते थे जो मेटाफिजिक्स के बॉस होते। हम मेटाफिजिक्स के चूजे भी नहीं पैदा कर पा रहे, तो कैसे आइडियोलॉजिकल फ्रेंड्स पे करेंगे? वहां से दिग्गज पैदा हो रहे हैं। Ironically, Ibn Rushd's philosophical works and magisterial commentaries on Aristotle, while withering among Muslims, हमें तो पता भी नहीं है ऐसी हस्ती भी थी कोई, they flourished in great Catholic universities. The reintroduction of Greek thought through its Arabic sources, ये जो इब्न रुश्द की commentaries है एरिस्टोटल की, they were taught in West for a long time, शायद अभी भी। So the reintroduction of Greek thought through its Arabic sources and Muslim commentaries helped illuminate the so-called Dark Ages and eventually usher in the Renaissance. This led to European Renaissance. So हमने आज लगभग डायग्नोसिस कर ली कि है कहाँ पे दिक्कत हमारी। जो डायग्नोसिस है ये सही है भी कि नहीं, तभी उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करेंगे। वी विल सी कि ये जो ये स्कॉलरशिप ख़त्म होगी और इसने मेटाफिजिक्स को छोड़ दिया, क्या ये सही में छोड़ा? क्या स्कॉलरशिप सही में ख़त्म होगी? देखेंगे इंशाल्लाह।